हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। आज के इस वीडियो में हम आर्बिट्रल अवार्ड्स के अंदर जो पेटेंट इलीगैलिटी का एक टर्म है उसको डिस्कस करेंगे कि कब किस तरीके से एक आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है पेटेंटली इलीगल ये आर्ग्यूमेंट देके। अब यहाँ पर जो पेटेंट वर्ड का यूज़ हुआ है, इस पेटेंट को आप आईपीआर से कंफ्यूज मत करिएगा। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला पेटेंट नहीं है। यहाँ पे पेटेंट का मतलब है कोई चीज़ जो इनहेरेंटली, मतलब पेटेंटली इलीगल है, इनहेरेंटली इतनी इलीगल है, इतनी गलत है, खुद से ही देख के ही पता चल जा रहा है ऑन द फेस ऑफ इट। वो वाला मतलब है यहाँ पर पेटेंट वर्ड का। तो हमारा सेक्शन 34 ऑफ इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट, जिसमें अभी 2015 का एक अमेंडमेंट आया था बट एक्ट हमारा 1996 का है, तो उसका जो सेक्शन 34 है वो हमें बताता है कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हो सकते हैं जिन ग्राउंड्स के बेसिस पे एक आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। अब उसी में से एक जो ये पॉइंट है पेटेंटली इलीगल वाला, ये 2015 के अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था। हाँ, उसके पहले भी एक केस में इस बारे में बात की गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2003 में ओएनजीसी लिमिटेड वर्सेस 100 पाइप्स लिमिटेड केस में पेटेंट इलीगैलिटी इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक पॉलिसी का ग्राउंड इंटरप्रेट किया था और उसके बेसिस पे आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड किया था। तो पब्लिक पॉलिसी का जो ग्राउंड है वो तो ऑलरेडी है सेक्शन 34 में। उसी के अंदर उन्होंने पेटेंट इलीगैलिटी को एक सब ग्राउंड माना था पब्लिक पॉलिसी का, और उसके बेसिस पे इन्होंने वैलिडिटी ऑफ अवार्ड को सेट असाइड किया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि पब्लिक पॉलिसी के अंदर कौन सी 4 चीज़ें आ सकती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था इसके अंदर होगा फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ। मतलब अगर कोई ऐसा आर्बिट्रल अवार्ड है जो कि इंडियन लॉ के जो फंडामेंटल पॉलिसी है उसी के अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा। दूसरा था इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, कि मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इंडिया एज अ नेशन का ही लॉस हो रहा है। तीसरा था जस्टिस ऑफ मोरालिटी, मतलब आप ऐसा कोई अवार्ड नहीं दे सकते हैं कि आप किसी भी ऐसी चीज़ को करने के लिए उस इंसान को फोर्स कर रहे हैं जो कि मॉरल नहीं है या फिर जस्ट नहीं है। और चौथा था इफ़ इट इज़ पेटेंटली इलीगल। ये इन्होंने यहाँ पर ऐड किया था। अब पेटेंटली इलीगल का मतलब क्या होगा? तो मान लीजिए कि कोई भी एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है और उस अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर एक इंसान ने 1 महीने के अंदर ये पैसे नहीं दिए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 15% का। ठीक है, अब वो दूसरे इंसान ने पैसे नहीं दिए, ये जो चीज़ है ये पहुंची एक आर्बिट्रेटर के पास, उसने ये सुना। अब उसके बाद इसको देखने के बाद आर्बिट्रेटर को लगा कि ग्राउंड ऑफ इक्विटी, इक्विटी के बेसिस पे उसको लग रहा है कि 15% का जो इंटरेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए जनरल, क्योंकि नॉर्मल टाइम पे 5% का इंटरेस्ट रेट चलता है। तो सिर्फ इक्विटी के बेसिस पे उसने 15% की जगह 5% का रेट लगाया और उसके बेसिस पे उसने अवार्ड पास कर दिया। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो इक्विटी को ध्यान में रखते हुए ये जो अवार्ड है ये सही है। पर अगर हम अग्रीमेंट के हिसाब से जाएंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाएंगे कि आखिर उनके बीच में बात क्या हुई थी कि जो भी इंसान पैसे नहीं दे पाएगा तो 15% का लगेगा आपके ऊपर इंटरेस्ट। तो एक्चुअल में अगर हम अवार्ड को, मतलब उसको देखें अवार्ड को और अग्रीमेंट को, तो वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि अग्रीमेंट 15% के लिए था और अवार्ड 5% के लिए दिया गया है। तो इस वजह से जो ये चीज़ है, ये जो अवार्ड है, ये पेटेंटली इलीगल है। ये खुद से ही हमें समझ में आ रहा है कि इन्होंने इक्विटी का ग्राउंड यूज़ किया है, पर यहाँ पर इक्विटी की बात नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर बात होनी चाहिए थी अग्रीमेंट की। अगर अग्रीमेंट में कुछ लिखा है तो फिर वही फॉलो होगा। अगर हाँ हमें ऐसा एविडेंस मिल जाए कि वो अग्रीमेंट उन्होंने किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में किया या फिर ड्यूरेस के अंदर किया, अगर ऐसा कुछ पता चल जाता है तो वो बात अलग है। पर अगर एविडेंस से दिखाई दे रहा है कि दोनों पार्टीज ने सोच समझ के अग्रीमेंट को साइन किया है तो अग्रीमेंट को ही फॉलो किया जाएगा, चाहे वो इक्विटी के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो अब इसी पेटेंट इलीगैलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे केस में, एसोसिएट बिल्डर्स वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि 2014 का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने 3 सब हेड बनाए कि कब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ पेटेंटली इलीगल है। तो पहला पॉइंट यही था कि वो इंडिया के जो सब्सटैंटिव लॉ है उसका कॉन्ट्रवेंशन कर रही हो। दूसरा, जो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसका कॉन्ट्रवेंशन हो रहा हो। या फिर तीसरा, आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन 28 क्लॉज 3 का कॉन्ट्रवेंशन हो रहा हो। अब ये सेक्शन 28 क्लॉज 3 यही बोलता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल,
या फिर जो भी आर्बिट्रेटर होता है उसको वो केस उसी हिसाब से डिसाइड करना है जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं। तो जो मैंने अभी आपको आगे एग्जांपल दिया था पहले कि अगर 15% लिखा है तो 15% ही होना चाहिए, आप उसको 5 नहीं कर सकते हो। तो यही सेक्शन 28 क्लॉज 3 बताता है कि जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही आर्बिट्रल अवार्ड पास करेगी। तो ये तीनों चीज़ें इस एसोसिएट बिल्डर्स केस में बता दिया गया कि हाँ, अगर इन तीनों में से किसी का भी कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है तो वो पेटेंट इलीगैलिटी के अंदर आएगा। अब इसके बाद हुआ ये कि लॉ कमीशन की 246th रिपोर्ट आई। अब इस रिपोर्ट में इन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो ये पेटेंट इलीगैलिटी है इसका एक अलग से ही ग्राउंड हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट था उसमें कहीं ये मेंशन तो है नहीं। हम बस पब्लिक पॉलिसी के अंदर इसको इंटरप्रेट कर रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया था। तो लॉ कमीशन ने ये बोला कि पेटेंट इलीगैलिटी को इसमें ऐड ही कर देना चाहिए एक अमेंडमेंट के थ्रू। और इसी रिकमेंडेशन को मानते हुए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 आ गया। और इस 2015 ने एक सब सेक्शन 2A ऐड कर दिया सेक्शन 34 ऑफ 1996 एक्ट में। एंड इवेंचुअली पेटेंट इलीगैलिटी खुद में ही एक अलग से ग्राउंड हो गया। इसके साथ साथ 2015 अमेंडमेंट ने एक और चीज़ करी। उन्होंने ये कहा कि जो 100 पाइप्स केस में बोला गया था कि अगर हम कॉन्ट्रावेंशन में जा रहे हैं जो भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो इप्सो ज्योरे रिजल्ट कर देगा कि आर्बिट्रल अवार्ड उसके अगेंस्ट होगा। मतलब कि जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था और उसमें अगर 15% लिखा हुआ है और कोई एक इंसान 15 की जगह अगर 5 उसका कर दे रहा है इंटरेस्ट रेट, तो वो बाय इटसेल्फ हम ये मान लेंगे कि वो कॉन्ट्रावेंशन में है एंड देयरफॉर इट इज पेटेंटली इलीगल। बट ये 2015 के अमेंडमेंट एक्ट ने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज कभी कभी हमें इक्विटी को भी इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी है। और इस वजह से 2015 अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने अमेंड कर दिया सेक्शन 28 क्लॉज 3 को। और अमेंड करके इन्होंने लिखा कि वाइल डिसाइडिंग एंड मेकिंग एन अवार्ड द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल इन ऑल केसेस take into account the terms of the contract and trade usages applicable to the transaction। मतलब कि तब क्या ट्रेड यूसेज चल रहा है और तब कॉन्ट्रैक्ट के क्या टर्म्स थे, इन दोनों ही चीज़ों को अकाउंट में लेना है। तो अगर मान लीजिए कि 15 लिखा हुआ है और 5 आपको लगता है कि ट्रेड यूसेज में होता है, पर आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के लग रहा है कि 15 एकदम सही लिखा है, तो फिर ठीक है, आप 15 ही रहने दीजिए। पर मान लीजिए 15 की जगह लिखा हुआ है कि 50% इंटरेस्ट रेट लेंगे और आपको पता है कि प्रैक्टिस में सिर्फ 5% इंटरेस्ट रेट लगता है, तो किसी भी रीजनेबल मैन को ये देख के समझ में आ जाएगा कि ये तो नहीं ट्रेड यूसेज में है, 50% तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो उस टाइम पे अगर आप 50 को हटा के वहाँ पर 5 या 10 या जो भी करेंगे तो वो पेटेंटली इलीगल नहीं माना जाएगा। पर हमारा जो इसके पहले केस था 100 पाइप्स का केस, उसमें यही कहा गया था कि अगर कॉन्ट्रावेंशन में होगा तो पेटेंटली इलीगल होगा। तो ये 2015 के अमेंडमेंट ने एक्चुअली में 100 पाइप्स का जो केस था उसको स्लाइटली ओवर रूल कर दिया। अब इस 2015 के अमेंडमेंट के बाद आता है 2019 का एक केस जो कि है संयोग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये केस आर्बिट्रेशन और पेटेंट इलीगैलिटी को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट केस माना जाता है, क्योंकि ये रिसेंट भी है और साथ साथ ये पेटेंट इलीगैलिटी के अमेंडमेंट के बाद भी उसमें नई चीज़ें ऐड करता है। तो सबसे पहली बात जो ये केस बोलता है वो ये कि जो हमारे तीनों क्राइटेरियाज थे पेटेंट इलीगैलिटी के, पहला कि सब्सटैंटिव लॉ के इंडिया के खिलाफ हो, दूसरा आर्बिट्रेशन एक्ट के खिलाफ हो, और तीसरा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किया है उसके खिलाफ हो। तो अगर तीनों चीज़ों के खिलाफ होगा तो वो पेटेंट इलीगैलिटी मान ली जाएगी। तो अब इस केस में ये बोला गया कि जब हम देखेंगे कि इन तीनों के खिलाफ है तो तब वहाँ पर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, हम वहाँ पर एक रीजनेबल मैन की नज़रों से देखेंगे। कोर्ट ने बोला कि जो ये पेटेंट इलीगैलिटी होगी ये ऑन द फेस होनी चाहिए और रूट ऑफ द मैटर से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हुआ है और अवार्ड जो भी दिया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे और इंडिया और आर्बिट्रेशन एक्ट को फॉलो करते हुए, तो वो जो अवार्ड है वो ऑन द फेस ऑफ इट गलत नहीं लगना चाहिए। और साथ साथ ही जो रूट ऑफ द मैटर है, जो मेन मैटर है, जिस चीज़ से रिलेटेड वो अवार्ड दिया गया है, वो भी इलीगल नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जस्ट हम किसी भी तरीके से बस एप्लीकेशन ऑफ लॉ कर दिया है, इसकी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा किसी दूसरे को भरपाई करनी पड़ रही है, तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जस्ट हम वो प्लेन एप्लीकेशन ऑफ लॉ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ध्यान देंगे, देखेंगे कि ऑन द फेस ऑफ इट अगर कोई रीजनेबल मैन होता तो वो किस तरीके से इस चीज़ को करता, हम उस तरीके से चीज़ को करेंगे।
कोर्ट ने कहा कि जब भी अगर कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया जा रहा है तो उस टाइम पे एविडेंस को भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी कि अगर जो दूसरी पार्टी है वो कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहा है, बता रहा है कि किस बेसिस पे किस तरीके का अवार्ड आया है, तो जो आर्बिट्रेटर होगा उनको इन सब फैक्टर्स पे भी ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ ही इस केस में कोर्ट ने एक और चौथा पॉइंट ऐड किया पेटेंट इलीगैलिटी को लेके। ये चौथा पॉइंट था ज्यूरिसडिक्शनल एरर को लेके। तो कोर्ट ने कहा कि अगर कभी भी जो चीज़ें आपके जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाता है कि आर्बिट्रेटर किन किन चीज़ों पे आर्बिट्रेशन अवार्ड दे सकता है, तो कभी भी आर्बिट्रेटर कोई ऐसी चीज़ अगर कभी वो वेंडर कर जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के जो नहीं लिखा हुआ है उस भी चीज़ पे अगर वो अवार्ड दे दे रहा है तो वो चीज़ भी पेटेंट इलीगैलिटी के अंदर आएगी। अब इसका एग्जाम्पल मान लीजिए ये हो सकता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें बस बताया जाना था कि किसकी फॉल्ट होगी, पर ये नहीं बताया जाना था कि वो जिसकी फॉल्ट होगी वो कितने रुपए देगा। तो अगर आर्बिट्रेटर ये भी डिसाइड करके बता दे रहा है कि कितने रुपए देने हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अगेंस्ट जा रहा है, उसके आउटसाइड जा रहा है, और इस वजह से वो भी पेटेंट इलीगैलिटी के अंदर आएगा। तो फाइनली संगयोंग केस में कोर्ट ने यही किया कि पेटेंट इलीगैलिटी को लेके एक और पॉइंट ऐड किया और जो एग्जिस्टिंग पॉइंट्स थे उन पे भी क्लैरिटी प्रोवाइड करी। अब संगयोंग केस के बाद ही आते हैं हम अपने प्रेजेंट केस पे, जो कि है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये हमारा 2020 का केस है। तो इस केस में भी यही हुआ कि एक जो आर्बिट्रेशन अवार्ड था वो दिया गया। अब वो आर्बिट्रेशन अवार्ड था कि एक लेड की क्वांटिटी थी, उस लेड की क्वांटिटी में कितने रुपए खर्च होने थे उससे रिलेशन में था। तो जब आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया गया तो जो दूसरी पार्टी थी उसने बोला कि इन्होंने जो ये पैसे का कंप्यूटेशन किया है ये बहुत ज़्यादा किया है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा किया है तो जो हमारे ट्रेड में चल रहा है उससे ज़्यादा जा रहा है, और इस वजह से ये पेटेंटली इलीगल है, एंड देयरफॉर पेटेंट इलीगल के उस पे इसको सेक्शन 34 के थ्रू इसको अवार्ड को सेट असाइड कर देना चाहिए। और यही हमारा बन जाता है प्रेजेंट केस के फैक्ट्स। तो इस केस में जो हमारे 3 जज बेंच थी, जस्टिसेस आर बानुमति, इंदु मल्होत्रा और अनुराधा बोस, इन तीनों लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो ये पर्टिकुलर हमारा आर्बिट्रेशन का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि जब भी कंप्यूटेशन करना होगा तो एक बाहर से एक इंजीनियर को बुलाया जाएगा और वो इंजीनियर कंप्यूटेशन करेगा। और उन्होंने देखा कि एक्चुअल में इस केस में हुआ भी यही, बाहर से एक इंजीनियर को बुलाया गया था और उसने लेड के प्राइसेस का कंप्यूटेशन किया। अब वो उनका जो कंप्यूटेशन जो बाहर के इंजीनियर ने किया, उसने अगर वो कंप्यूटेशन ज़्यादा कर दिया और उसी के बेसिस पे वो पूरा फॉर्मुलेट कर दिया गया, तो इसमें आर्बिट्रेशन अवार्ड जिसने दिया आर्बिट्रेटर उसकी कोई गलती नहीं है, एंड देयर इज़ नो पेटेंट इलीगैलिटी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा गया है उसी को फॉलो किया जा रहा है, और उसको फॉलो करने से कोई एकदम ही बहुत बड़ी एरर नहीं हो जा रही है, और दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ें फॉलो करी गई हैं वो एकदम सही है, एंड देयर इज़ नो इलीगैलिटी ऑन द फेस ऑफ इट। और हमारा जो संगयोंग केस था उसमें यही बोला गया था कि अगर ऑन द फेस ऑफ इट हमें दिखाई देगा कि कोई चीज़ बिल्कुल ही गलत हो रही है और फेयर और रीजनेबल नहीं है, तब हम उसको पेटेंटली इलीगल मानेंगे। और यहाँ पे क्योंकि जो भी हमें दिखाई दे जा रहा है वो सब कुछ सही है और ऑन द फेस ऑफ इट एकदम करेक्ट दिखाई दे जा रहा है, इस वजह से हम जो ये आर्बिट्रेशन अवार्ड है इसको सेट असाइड नहीं करेंगे। तो फाइनली इस केस में कोर्ट ने यही कहा कि जो आर्बिट्रेटर का डिसीजन होगा, जो अवार्ड होगा, वो अगर इतना परवर्स होगा या इतना इररेशनल होगा कि कोई भी रीजनेबल पर्सन उस पर अराइव नहीं कर सकता है, सिर्फ तभी हम ये मानेंगे कि जो ये पर्टिकुलर अवार्ड है वो पेटेंटली इलीगल है। पर अगर ऑन द फेस ऑफ इट वो एकदम सही लग रहा है और हर एक रीजनेबल पर्सन उसी डिसीजन पे आता जिस डिसीजन पे वो आर्बिट्रेटर आया है, तो हम उसे पेटेंटली इलीगल नहीं मानेंगे, एंड देयरफॉर इस केस में उसको पेटेंटली इलीगल नहीं माना गया था। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।